मैं कभी नमस्ते सर। ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट है आपकी? पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री और फिलॉसफी। अच्छा, फिलॉसफी में आपको इंडियन फिलॉसफी दिया जाए तो कौन सी फिलॉसफी, आप किसकी क्या डिवीजन है इंडियन फिलॉसफी में? सर उसको थर्ड ईयर में ड्रॉप कर दिया था, तो सर थोड़ा अपना वो नहीं पढ़ा, इंडियन फिलॉसफी नहीं पढ़ी आपने? नहीं सर। फिर क्या पढ़ा आपने, क्या कहता है? और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री पूरी पढ़ी? जी सर। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या लगता है आपको, भारत की क्या विशेषताएं थी जो उसको बाकी देशों से अलग करती है? सर हमारा सिविलाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन था। अच्छा। और हमारा जो सर भौगोलिक ज्योग्राफी था वो एक तरह से हमारे मतलब भारत को एक अलग पहचान देता था। जैसे कि सिंधु नदी के किनारे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे सर आधुनिक नगर का मतलब व्यवस्था वहाँ पे था। और सर वहाँ पोर्ट्स भी सर वहाँ। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन था, वो क्या आर्यों का था या द्रविड़ सभ्यता थी? सर वो द्रविड़ सभ्यता थी। फिर वो द्रविड़ कहाँ चले गए? सर कई इतिहासकारों का मानना है कि जब शायद बाढ़ आया तो उसी में से हड़प्पा सिविलाइजेशन। अच्छा, नहीं लेकिन साउथ में तो द्रविड़ सभ्यता अभी भी है। जी सर। तो क्या साउथ चले गए वो? सर एग्जैक्ट इसके लिए। अच्छा। जो दक्षिण भारत में जो कि साम्राज्य जल्दी कायम हुए और बहुत बड़े बड़े साम्राज्य, खासतौर पर राजेंद्र राजा चोल था, तो ईसा से पहले स्थापित हो गया और 12वीं-13वीं शताब्दी तक चलता रहा। तो दुनिया के दो सबसे पुराने साम्राज्य हैं, उनमें से राजेंद्र चोल साम्राज्य था। चोल डायनेस्टी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो चोल डायनेस्टी की कुछ खूबियां, क्यों वो इतने वर्षों तक राज कर पाई लगातार? चोल साम्राज्य 1200-1300 साल 1500 साल चलता रहा। सर पहला तो उनका नेवी जो नावल था उनका बहुत मजबूत था। तो वो अपना पूरा समुद्र के चारों तरफ वो अपना देश बनाया। दूसरा सर जितने भी उनके राजा थे वो पराक्रमी राजा थे। कोई भी जितना युद्ध हुआ उसमें उन्होंने विजय हासिल किया था। और सर उनका जो आधुनिक जो भी हथियार या फिर वो मतलब जो था उनका सैन्य बल बहुत ही मजबूत था, इसलिए वो लोग बहुत लंबे समय तक राज किए। लेकिन चोल साम्राज्य का तो अरब सागर में ही राज था, बाकी तो कहीं था नहीं। सर उन्होंने राजराज प्रथम ने आधा श्रीलंका को भी कब्जा अपने अंदर में किया। श्रीलंका भी अरब सागर नहीं सर, अरब सागर में नहीं। खैर, जो अरब सागर साइड है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल खाड़ी तो हिंद महासागर का एक पार्ट है ना, खाड़ी इधर है। बाकी अरब सागर में उनका कोई दखल नहीं था। खैर, अब आप पूछिए। आपका पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी ग्रेजुएशन में रहा। एक थिंकर है, थिंकर तो कई ऐसे हैं कि जो फिलॉसफी में भी हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी हैं। जैसे अरिस्टोटल का नाम सुना होगा, अरस्तू का। तो इनका एक मिडिल पाथ है जी सर, जो आप एथिक्स में पढ़े होंगे। जी सर। एक इनका वितरणात्मक थ्योरी, वितरणात्मक जिसे न्याय कहते हैं, वितरणात्मक सिद्धांत, इंग्लिश में सर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। और इनका एक है आइडिया एंड फॉर्म फिलॉसफी। इन तीनों चीज बताइए, मिडिल पाथ बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी बताना है और मैटर एंड फॉर्म बताना है। सर ये मिडिल पाथ अरस्तू का जो था उसमें उन्होंने अपना वो हर एक किसी भी में ना एकदम कम जाना है ना एक्सट्रीम जाना है, हमेशा हमको मिडिल पाथ ही चूज करना है। जैसे कि चलिए अब आगे बढ़िए, ठीक है। वो है सर ये फिलॉसफी वाला थोड़ा सा सर रिवाइज करना पड़ेगा।
मैटर ऑफ फॉल नहीं मालूम, नहीं सर, ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी नहीं सर। ये भी नहीं मालूम। ओके, तो फिलॉसफी सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में ड्रॉप कर दिया अच्छा, तो। प्लेटो ने एक अवधारणा प्रस्तुत किया था, किंग फिलोसोफर, जी सर। क्या है वो? सर किंग फिलोसफर ये था कि प्लेटो ने आदर्शवादी राज्य की, एथेंस राज्य को बनाने के लिए एक फिलोसफर किंग का वो थ्योरी दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि वो जो फिलोसफर किंग होगा वो 50 साल तक एजुकेशन और एक्सपीरियंस के द्वारा एक आदर्श राजा बनेगा जो उस स्टेट पे अपना राज करेगा सर। उसमें अच्छा बताइए, जब राधा कृष्णन इंडिया के प्रेसिडेंट बने, जी हाँ, एक वेस्टर्न फिलोसोफर जिसका बहुत नाम था, अभी भी नाम है, जिन्होंने कहा कि आज प्लेटो की किंग फिलोसोफर की अवधारणा पूरी हुई, किसका स्टेटमेंट? सॉरी सर, आइडिया नहीं। फिलोसफी में या पॉलिटिकल साइंस में आपके कौन से थिंकर ऐसे हैं कि जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किए, बहुत आपको अच्छा लगा पढ़ने में, तो उसी से हम लोग पूछ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में तो सर प्लेटो और एरिस्टोटल बहुत हमको अच्छे लगे। प्लेटो का क्या आपको, प्लेटो आपको क्यों प्रभावित किए? सर उनका जो एजुकेशन सिस्टम था सर, उनका एजुकेशन जो उन्होंने एजुकेशन थियरी दी थी वो काफ़ी सर उस समय के अनुसार अपने जो क्या है एजुकेशन थ्योरी उनकी? सर वो उन्होंने एजुकेशन को चार भाग में बांटा था। तो पहला था कि 0 से 6 वर्ष में एक एजुकेशन दिया जाएगा। जब उनकी एक एकेडमी थी, जी एकेडमी, जी क्या नाम था एकेडमी का? रिपब्लिक नाम था। नहीं, रिपब्लिक तो उनके बुक का नाम है, एकेडमी का नाम पूछ रहे हैं। एकेडमी के बाहर कुछ लिखा हुआ था, जी सर, रिस्ट्रिक्शन था कि जिनको गणित मैथ ना जिसको आती हो, मैथ ना आते हो वो अंदर नहीं आएंगे। हाँ, अंदर नहीं आएंगे। ऐसा क्यों था? जो बताइए, अंदर पढ़ाया जा रहा है फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और मैथ अनिवार्य था, क्या माने, क्या कहना चाहते? सर वो ज्यामिति और जो रेशनल थिंकिंग जो भी था उस पे वो ज्यादा फोकस करते कि सोचने समझने के लिए। चलिए इंडिया में आते हैं, अगर जो है इंडियन फिलॉसफी वेस्टर्न फिलॉसफी का कंपेयर करें तो क्या आप मूलभूत अंतर पाते हैं? एक अगर अंतर बताना हो। सर इंडिया फिलॉसफी आध्यात्म पे काफी बल देता है। हाँ, बहुत अच्छा जी। वेस्टर्न? और वेस्टर्न सर वो थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग या फिर मटेरियलिज्म को ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, दर्शन के संदर्भ में अब आस्तिक और नास्तिक का अर्थ बताना है। जी हाँ सर, दर्शन के संदर्भ में तो सर एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ऐसे अगर आप कहें तो अलाउ करें। चलिए, जो वेद में विश्वास करे आस्तिक, और जो वेद की प्रामाणिकता नहीं मानते नास्तिक कहलाते हैं। क्या ऐसे भी आस्तिक हुए क्या कि जो वेद में तो विश्वास है लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं? ऐसे अगर कोई स्कूल है, कोई संप्रदाय है तो उसका नाम बताइए। सांख्य, कपिल, वेद प्रामाणिकता विश्वास है लेकिन ईश्वर में नहीं, और एक और है, कौन है बताइए? चलिए एक इंटरनेशनल पे आते हैं आपसे, इंटरनेशनल इशू। भारत कनाडा संबंध को आप किस रूप में देखते हैं? सर अभी फिलहाल में तो भारत और कनाडा के जो संबंध है वो काफी विवाद में रहे हैं कि जब से ये। इसमें I-5 क्या है? I-5 हाँ, की भूमिका थी ना, तो कनाडा ने तो उसे कहा कि हमें जो सूचना मिली है जी कि इंडिया गवर्नमेंट का हाथ है, उसमें I-5 के थ्रू सूचना मिली उसे। क्या है I-5? ये ग्रुप है, किन किन देशों का ग्रुप है वो? 5 देशों। चलिए, आप अभी लेखपाल हैं। जी सर, अभी परसों रिजल्ट आया सर। रिजल्ट आ गया उसका? जी, 30 तारीख को आया। अच्छा, लेखपाल का क्या काम है? सर भूमि मापन से लेके और जितने सर्टिफिकेट हो गए, कास्ट, इनकम और। तो लेखपाल अपना रिपोर्टिंग किसको करता है? सर अपना रिपोर्टिंग वो सर अपने सीनियर कानूनगो और तहसीलदार को करता है। ठीक है, आप भी नायब तहसीलदार बन सकते हैं इस एग्जाम से। जी सर। तो ये बताइए, जमीन का जो मापन होता है और जमीन का जो रिकॉर्ड होता है, तो लेखपाल को राजस्व का कौन से
सर अभी हम लोग इसको पढ़े नहीं थे तो जानकारी नहीं है सर खसरा आपने नायब तहसीलदार के लिए नहीं? तो नायब तहसीलदार का पोस्ट नहीं है सर इसमें। अच्छा इसमें है तो अच्छा इसमें नहीं हुआ इस बार होगा नहीं। क्योंकि लेखपाल की रिपोर्टिंग नायब तहसीलदार को ही होगी, कानून को होती है। अब वो यूपी में कोई पोस्ट है नहीं, है। कानून को भी है, अमीन भी है। अमीन लेखपाल तो एक ही है। अमीन अमीन एक कानून और लेखपाल अमीन एक सर नहीं सर लेखपाल के नीचे अमीन होता है, असिस्ट करता है लेखपाल का ही सीनियर कानून हो जाएगा, जी लेकिन सर। नायब तहसीलदार तो पोस्ट है बाकायदा जी पीछे से पूरा। जी सर। चलो चलिए ठीक है, ठीक है। बोलते हैं।